अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें हमने नाइट्रोजन और सल्फ़र के बारे में देखा है। हमने नाइट्रोजन तो सारा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन सल्फ़र के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुकी हैं। जिस तरह हमने देखा था जी, सल्फ़र की इंट्रोडक्शन देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, ठीक है, उसके बाद हमने उसकी स्टेबिलिटी देखी, और उसके बाद नेक्स्ट जो कल हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा रिएक्शंस ऑफ सल्फ़र। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, वो है जी यूजेस ऑफ सल्फ़र। बेटा सबसे पहली चीज़, आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और ये पॉइंट्स की फॉर्म में आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है, यानी कि ये दोनों ही तरह से आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो सल्फ़र है उसके और उसके कंपाउंड के हमारे पास क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, एंड इट्स कंपाउंड, यूजेस ऑफ सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने यूजेस देखने हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल जो बच्चे सल्फ़र का किया जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस में उसको हम कहते हैं जी वल्कनाइजेशन। क्या नाम देते हैं जी? वल्कनाइजेशन। अब ये प्रोसेस क्या है और किस तरह सल्फ़र को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप कह लें कि हमारे पास वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होती है जी, सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है एज अ क्रॉस लिंकर। जिसमें सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है जी एज अ क्रॉस लिंकर, यानी चीज़ों को जोड़ने के लिए, ठीक है, चीज़ों को जोड़ने के लिए, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम इस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं जी? वल्कनाइजेशन का नाम देते हैं। जिस तरह देखिए बच्चे, हमारे पास रबर होती है ना, रबर, ठीक है, ये हमारे पास किस तरह बनती है, जब मोनोमर्स आपस में मिलते जाते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं? एक पॉलीमर बना देते हैं। मोनोमर क्या है? मतलब एक इतनी सी मिली और इतनी सी चीज़ मिली, फिर आपस में नेक्स्ट ये चीज़ें मिली, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिलकर हमारे पास क्या करती हैं जी? एक लार्ज पॉलीमर बना देती हैं, ठीक है। इस लार्ज पॉलीमर का ये जो हमने बनाई है, ये पॉलीमर है बेटा हमारे पास सिंथेटिक रबर, जिसको हम खुद प्रिपेयर करते हैं, सिंथेटिक रबर। अब क्या होता है, अब आपको पता है इस बात का कि बच्चे रबर के अंदर इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। अगर आप उसको हल्का सा भी इस तरह खींचोगे ना तो वो टूटती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो सल्फ़र है वो आता है और अपने ही जैसे एलिमेंट के सल्फ़र के साथ मिलकर एक ब्रिज बनाता जाता है इस रबर के दरमियान, एक क्रॉस लिंक बनाता जाता है, मतलब सल्फ़र के साथ ये रबर के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रिज का काम कर रहा है और आपस में क्रॉस लिंक होता चला जा रहा है। अब इसका यहाँ पर फ़ायदा क्या है? इसका बच्चे यहाँ पर ये फ़ायदा है कि हमारे पास पहले तो इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम थी कि अगर हम थोड़ा सा भी रबर को खींचेंगे तो वो क्या करती है, जो रबर होती है बेटा वो टूटती चली जाती है, ठीक है। लेकिन जब सल्फ़र इसके दरमियान क्रॉस लिंक हो जाएगा, इसके दरमियान ब्रिज बना लेगा, तो ये क्या करेगा, इस रबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इस रबर को क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम सल्फ़र ब्रिज का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। क्या कह सकते हैं जी? डाइसल्फाइड ब्रिज का नाम भी दे सकते हैं। अब देखिए बच्चे, हमने क्या यहाँ पर बात की कि यहाँ पर जो ये डाइसल्फाइड ब्रिज के तौर पर है सल्फ़र हमारे पास ये डाइसल्फाइड ब्रिज के तौर पर है और इनके दरमियान क्रॉस लिंक हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, इस ओवरऑल रबर के मॉलिक्यूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसकी आप कह लें स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं जी? वल्कनाइजेशन का नाम देते हैं। तो सबसे पहला यूज़ हमारे पास सल्फ़र का आ जाता है जी वल्कनाइजेशन के अंदर, जहाँ पर ये रबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ब्रिज बनाकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो यूज़ आएगा सल्फ़र का बच्चे, वो यूज़ आ जाता है जी एज आ फर्टिलाइज़र। किसके तौर पर इसका यूज़ आ जाएगा? इसका यूज़ आ जाएगा एज आ फर्टिलाइज़र। अब बेटा ये फर्टिलाइज़र के तौर पर हम देखेंगे कि सल्फ़र का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र में किस तरह होता है। उससे पहले आप लोग ये समझ लें कि बेटा फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। अब देखिए बेटा, जिस तरह ह्यूमंस को ज़िंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना,
ठीक है, जिस तरह प्रोटीन हो गए, कार्ब्स हो गए, फैट्स हो गए, जिस तरह वाइटामिन हो गए वुमेंस को ज़रूरत होती है, इसी तरह बच्चे प्लांट्स को भी अगर ग्रोथ करनी है, अगर प्लांट्स को भी क्या करना है, अगर ग्रोथ करनी है तो बेटा इसको ग्रोथ के लिए आप कहने के फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है। अब ये फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, ये उनको वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो उनकी ग्रोथ में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जो उनकी ग्रोथ के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम ग्रो कर सके। तो ये तो अभी हमने देखा कि हमारे पास फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सल्फ़र किस तौर पर हमारे पास फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो बेटा हमारे पास सल्फ़र के भी बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र्स हैं, जिसमें सबसे पहले बात की जाए हमारे पास जिप्सम आ जाता है, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है जी, जिप्सम आ जाता है। ये इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर सल्फ़र पाया जाता है। अगर मैं इसका केमिकल फार्मूला लिख के दिखाऊं तो बेटा ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs भी है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइज विद 2 मोल ऑफ वाटर। अब देखिए इस सल्फेट के अंदर सल्फ़र है ना, तो ये हमारे पास वर्क करता है एज आ फर्टिलाइज़र, ठीक है। ये हम प्लांट्स को देंगे जब उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, सल्फ़र की। अब देखिए सल्फ़र हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत आप कह लें एसेंशियल फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो हमारे पास क्या होता है, जो पत्तों का कलर है वो भी येलो होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा बेटा सल्फ़र आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स में और प्रोटीन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्लांट्स को प्रोटीन बनानी होती है तो सल्फ़र उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा बेटा जो क्लोरोफिल बन रहा होता है इट्स सेल्फ क्लोरोफिल में इन्वॉल्व नहीं होता सल्फ़र, लेकिन जो क्लोरोफिल को बना रहे होते हैं ना एंजाइम्स, उसमें भी सल्फ़र हमारे पास इन्वॉल्व होता है। तो मतलब कि क्या है, क्लोरोफिल भी प्लांट्स का मेन पार्ट है, इसी तरह अमाइनो एसिड प्रोटीन वगैरह भी मेन पार्ट है। तो हमारे पास इसलिए सल्फ़र प्लांट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर हमें डिफरेंट फर्टिलाइज़र के फॉर्म में ये सल्फ़र प्लांट्स को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है, जहाँ से प्लांट्स इन सल्फ़र को लेते हैं और अपनी डेफिशिएंसी को फुलफ़िल कर लेते हैं। इसी तरह बेटा अगर नेक्स्ट देखा जाए और कौन से हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं जिनमें सल्फ़र होते हैं, तो देखिए बेटा दूसरा हमारे पास आ जाता है जी अमोनियम सल्फ़ेट। क्या आ जाएगा, अमोनियम सल्फ़ेट। अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है जी, सल्फ़र अवेलेबल होता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊँ तो डाई अमोनियम सल्फ़ेट, तो इसके अंदर भी क्या है, सल्फ़र है। इसी तरह बेटा हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट एलिमेंटल सल्फ़र, जिसके अंदर सल्फ़र पाया जाता है, ठीक है। ये एग्जिस्ट करते हैं S8 मॉलिक्यूल के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं जी सल्फ़र कोटेड यूरिया। मतलब जो यूरिया होता है बेटा उसको हमने क्या किया होता है जी, सल्फ़र के साथ कोट करते हैं और हम इसको प्लांट्स को दे देते हैं, जहाँ से प्लांट्स क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो सल्फ़र है ये एलिमेंटल फॉर्म में है। अब प्लांट्स डायरेक्टली यहाँ से सल्फ़र नहीं ले सकते। अब क्या होता है बच्चे, आपको पता है जो सॉइल होती है ना उसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। सॉइल के अंदर क्या होते हैं जी, माइक्रोब्स होते हैं। अब ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये जो एलिमेंटल सल्फ़र होती है, ये जो एलिमेंटल सल्फ़र होती है, जिस तरह यहाँ पे है अमोनियम सल्फ़ेट में, इसमें भी है कॉपर सल्फ़ेट में, एलिमेंटल सल्फ़र होती है बेटा, इसको सॉल्युबल सल्फ़र की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं इसको ये वाटर के अंदर सॉल्युबल कर देते हैं। जब ये बेटा ये सॉल्युबल फॉर्म होगी तो प्लांट्स इजीली इसको क्या कर लेंगे, असिमिलेट कर लेंगे। और जब इसको असिमिलेट कर लेंगे तो जो सल्फ़र से रिलेटेड डेफिशिएंसी होगी वो उनकी क्या हो जाएगी, फुलफ़िल हो जाएगी। इस तरह जो सल्फ़र होता है फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास सल्फ़र का इस्तेमाल बेटा नेक्स्ट किया जाता है जी गन पाउडर में। मतलब कि क्या होता है, जो गन होती हैं आपने देखी हैं, ठीक है, उसके अंदर जो पाउडर होता है, ठीक है, जिसको हमारे पास जो बेसिकली हेल्प आउट कर रहा होता है, वहाँ से आप कह लेंगे गन को चलाने के लिए, आप कह लें दूसरे लफ्ज़ों में जो आप कह लें इनिशिएटिव के तौर पर काम कर रहा होता है, जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है जी, वहाँ से निकलती है जो गोली होती है उसके अंदर, और वो क्या किसी इंसान को जाके लग जाए तो उसके डेथ कर देती है। अब हमारे पास जो सल्फ़र होता है उस पाउडर के अंदर भी
यूज़ होता है, ठीक है। किस तरह देखिए बेटा, हमारे पास अब ये जो गन पाउडर होता है ना, अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए कि इस गन पाउडर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो बेटा सबसे पहले इस गन पाउडर के अंदर हमारे पास 75% पोटाशियम नाइट्रेट है, 75% पोटाशियम नाइट्रेट होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास 15% वुड चारकोल होता है। इसके अंदर क्या होता है, 15% वुड चारकोल होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके अंदर 10% सल्फ़र होता है। यहाँ पर देखो ना सल्फ़र आ गया, अभी हमने बात की कि जो ये सल्फ़र होता है ये गन पाउडर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंपोजिशन होती है जहाँ पर हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास जो पाउडर होता है गन का मिलकर बना होता है। अब ये तीनों काम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ये जो वुड चारकोल है ये फ्यूल का काम करेगा, यानी कि जो जलाने में हेल्प आउट करेगा। देखें ना, जब कंबशन होगी, रिएक्शन होगा, तभी हमारे पास वहाँ से जो आप कह लें कि उसके अंदर जो गोली है वो वहाँ से मूव ऑन होगी, तो और जहाँ पे भी जाके लगनी है या जैसे भी हिसाब है वो सारा प्रोसीजर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए पोटाशियम नाइट्रेट की, अब इसके अंदर आप कह लें कोई ऑक्सीजन तो है नहीं जो इस फ्यूल को बर्न करे और इसको कंबशन इसकी क्रिएट करे और नेक्स्ट सारा केमिकल रिएक्शन हो, तो बेटा यहाँ पर ये वर्क करता है एज आ ऑक्सीडाइज़र, जो आप कह लें कि इनिशिएट करता है, जो आप कह लें कि स्पार्क प्रोवाइड करता है इस फ्यूल को, इसको जलने के लिए हेल्प देता है, ठीक है। और ये यूज़ होता है जी एक्स्ट्रा फ्यूल के तौर पर, मतलब जो आप कह लें कि पहले तो यहाँ पर ये कंबशन हो रही थी, लेकिन जैसे 10% सल्फ़र डाल देते हैं तो वह कंबशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा, कंबशन के प्रोसेस को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा, और ये रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जब भी गन से वहाँ से गोली निकलती है तो वो कितने नैनो सेकंड्स के अंदर वहाँ से मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे कॉम्पोजिशन है जिसकी वजह से हमारे पास गन पाउडर तैयार होता है। इसको हम केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में भी देख लेते हैं जी। हमारे पास 10 मोल ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, इसका रिएक्शन होता है जी 3 मोल ऑफ सल्फ़र के साथ और 8 मोल ऑफ कार्बन के साथ। जब ये आपस में मिलेंगे तो बेटा यहाँ से पोटाशियम मिलेगा कार्बन के साथ, बना देगा पोटाशियम कार्बोनेट, यहाँ से फिर पोटाशियम मिलेगा और इस सल्फ़र के साथ बना देगा पोटाशियम सल्फेट, साथ बेटा यहाँ से बनेगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में बनेगा जी आपके पास नाइट्रोजन। इस इक्वेशन को आप ओवरऑल बैलेंस कर सकते हैं, और मैंने ये आपको बताया भी था कि केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आप देखें यहाँ पे 10 पोटाशियम है तो यहाँ पे फ़िलहाल कितने यूज़ हुए हैं 4, अगर मैं इसके साथ 2 लगा दूँ तो ये 4 होगा और इसके साथ 3 लगा दूँ 6, ओवरऑल कितने हो गए 10। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स को भी, बाकी कंपाउंड को भी क्या कर सकती है जी, स्टेबल कर सकती है, ठीक है। इसके साथ 6 आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए 10 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ 5 5 टू द 10 तो आपकी ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये थे आज का आपका छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने यूजेस ऑफ सल्फ़र देखे। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कल देखेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।